रबिया सहेलियों के जरमट में बैठी हुई बहुत खुश दिखाई दे रही थी। पार्लर वाली लड़की इसके हाथों में मेहंदी रिचा रही थी। रबिया को सहेलियों में बिठा देकर लग रहा था जैसे चांद सितारों के जरमट में बैठा मुस्कुरा रहा है। सहेलियों की चहकार, ढोलक की ताप और नाच गाने ने हर तरफ खुशियों के रंग बखेरे हुए थे। सभी चेहरे खुशी से दमक रहे थे। रबिया की माँ रक्षी खुशी से बोले नहीं समा रही थी। वो बार बार आसमान की तरफ देखकर रब ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि बेटी के लिए एक अच्छे और खाते पीते कराने का रिश्ता मिल गया है। इधर रबिया के वालिद वकार साहब शादी के इंतजामात देख रहे थे ताकि मेहमानों को किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। यूँ तो वकार साहब एक तनख्वाहदार आदमी थे, मगर चूँकि रबिया इनकी अकलौती औलाद थी और समदियाना काफ़ी अमीर थे, इसलिए उन्होंने कर्ज उठाकर अपनी बसात से ज़्यादा इंतज़ाम किया था। सभी रिश्तेदार इनको बेटी की शादी की मुबारकबाद दे रहे थे। इतने में दुल्हा वाले आ गए। रक्षी और वकार ने बेटी के ससुरालियों का वलहवाना इस्तकबाल किया। रबिया की ससुराल ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इसकी सास परहन ससुराल बिलाल साहब, शोहर शहरियार और इसकी दो बड़ी बहनें यानी रबिया की नंदे नौरीन और रबिका, दोनों नंदे शादीशुदा थे। नौरीन नॉर्वे में रहती थी और रबिका इंग्लैंड में। सास, ससुर और नंदे बहुत खुश मिजाज दिखते थे। रबिया की सास रबिया के हंस और नरम मिजाजी से बहुत मुतासिर हुई थी। यही वजह थी कि वो एक मुतवसत घराने के साथ रिश्तेदारी कर रही थी। यूँ तो रबिया की बहुत सी सहेलियाँ थी, मगर माया को वो अपनी बहन समझती थी। दोनों में बेहद प्यार था। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाती थी। यही वजह थी कि वो शादी की तमाम रसूमात में पेश थी। बारात वाले दिन जब रबिया पार्लर से हॉल में पहुंची तो सब लोग इसे देख रह गए। शहरियार की आंखें इसे देखकर कुछ देर के लिए चपकना ही भूल गए। इसके एक दोस्त ने सरगोशी की, अबे यार ये तो जन्नत की हूर है। शेरी तो बहुत लकी है यार। दूसरा बोला, क़यामत है यार, मेरे तो होश उड़ गए। शेरी कहाँ से ढूंढा है ये कोई नूर, काश मेरी भी ऐसी किस्मत खुल जाए। शहरियार दोस्तों की बातें सुनकर खुश हो रहा था और इसकी गर्दन में फखरिया तनाव आ गया। दूध पिलाई की रस्म में जब शहरियार ने माया को 20,000 रुपये दिए तो वो चेक कर बोली, दुल्हा भी भाई मेरी सहेली चांद का टुकड़ा है। अब चांद पहलू में बैठा हो तो इतने पैसे कम लगते हैं। शेरी कुलकुला कर हंस पड़ा और माया को 50,000 रुपये दिए। शहरियार का एक दोस्त माया पे लिट्टू हुए थे, बोला, शेरी ये अपत मुझे नहीं मिल सकती क्या? माया चेक कर बोली, भाई साहब मुंह दो रख के अपना। सब कह लगाने लगा और वो लड़का शर्मिंदा होकर बैठ गया। ससुरालियों ने रबिया को बहुत परजोश खैर मकदम के रस्मों से फरागत पाकर निंदू ने रबिया को आके कमरे में पहुंचा दिया और खुद रुखसत हो गए। कमरे में आते ही इसकी इंसान से ताज़ा गुलाबों की खुशबू से महक उठे। पूरे कमरे को ताज़ा फूलों से सजाया गया था। रबिया अपने अरमानों की स्टेज पर बैठकर शेरी का इंतज़ार करने लगी। शेरी जब दोस्तों को रुखसत करके कमरे में आया तो हुस्न के इस मुजस्समे को स्टेज पे बिठा देकर इसे तकता रहा। रबिया शेरियों को यूँ मबूद देकर हंस पड़ी और फिर कुछ ही देर में वो दो सलकते जिस्म एक दूसरे में जम हो गए। दूसरी सुबह जब रबिया की आंख खुली तो शेरी को पहलू में सोता देकर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझने लगी। और वो क्यों समझती खुद को खुशी किस्मत? एक वजह शोर, बंगला, गाड़ी और प्यार करने वाला ससुराल, सब कुछ ही तो पा लिया था। इसलिए जो इसकी खुशकिस्मती की दलील थी वो दावत वलीमा में तमाम इंतजामात और सजी सनोरी रबिया को जेवरात में लदा पंदा देकर इसके सारे रिश्तेदारों की आंखें चट दाग गए। इसके वालिदैन बेटी की किस्मत पर रश कर रहे थे। बेटी की बुलाई लेकर जब रबिया के वालिदैन घर पहुंचे तो रक्षी फौरन वुज़ू करके शुक्राने की नवाफिल अदा करने लगे और रो रो के अपने रब से बेटी की दायमी खुशियों की दुआ की। सब कामों से फरागत पाकर वो जल्दी लेट गए क्योंकि अगले रोज़ रबिया और शेरी 15 रोज़ के लिए यूरोप में हनीमून मनाने जा रहे थे। दूसरे दिन जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे तो माया भी इनके साथ थी। शेरी के वालिदैन और निंदे भी आई हुई थी। माया कुछ देर उदास रही, मगर फिर रबिया का दमकता चेहरा आंखों के सामने आ गया तो हंसती। सब लोग एयरपोर्ट से अपने घरों को हो लिए। एक हफ्ता बाद रबिया की निंदे भी वापस चले गए। यूरोप की रंगीन फिजाएं शेरी और रबिया एक दूसरे पर अपना प्यार नचावर करते रहे और कुर्बत के मज़े लूटते रहे।
دونوں نے خوب سیر سپاٹے کیے، رنگ برنگ کانوں اور جگہوں سے لطف اندوز ہوئے۔ کبھی دونوں شاپنگ کرنے نکل جاتے اور کبھی ساحل سمندر کے رومانٹک ماحول میں جا بیٹھتے۔ وہاں ہر وقت اس کی زنان پر یہی گیت رہتا تھا، ایسا لگتا ہے میں ہوا میں ہوں، آج اتنی خوشی مل رہی ہے۔ یورپ کی رنگینی، عیش کی زندگی اور خبرو شوہر کی قربت نے ربیہ کو سحر میں جکڑے رکھا اور وہ خود کو خوابوں کی جنت میں محسوس کرنے لگی۔ اسی لیے تو ربیہ کو 15 دن گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ یورپ سے واپس آ کر ربیہ نے تمام یادگار لمحات والی تصاویر کو اپنی فوٹو البم میں محفوظ کر لیا۔ اسی طرح پاؤ چنچلوں میں مہینہ چٹکی بجاتے گزر گیا۔ پھر زندگی معمول پر آنے لگی۔ اس کے ساتھ سسر بھی امریکہ واپس چلے گئے، کیونکہ بلال صاحب امریکہ والے کاروبار کو دیکھتے تھے اور اتنے دن یہاں رہنے سے کاروبار متاثر ہو رہا تھا۔ یہاں کا کاروبار مکمل طور پر شہری کی انڈر تھا۔ شہریار بھی اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ ربیہ سارا دن بیٹھ کر شوہر کی واپسی کا انتظار کرتی اور اس کی پسند کے کھانے بنواتی۔ پہلے تو روٹین ٹھیک رہی تھی، مگر جلد ہی شہری بیوی سے دور ہونے لگی۔ اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتا اور ربیہ انتظار میں بھوکی سو جاتی۔ وہ جب بھی شہری سے گھر دیر سے آنے کی وجہ سے پوچھتی تو وہ کبھی کوئی بہانہ کرتا اور کبھی کوئی اس کے رویے سے بیزاری صاف جھلکتی تھی۔ بار کی تکرار سے وہ خود بھی تنگ آ چکی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شوہر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے بھی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔ کبھی وہ مایا کو اپنے گھر بلا لیتی تو کبھی خود اس سے ملنے چلی جاتی۔ دونوں سہیلیاں شاپنگ کرتے اور کبھی کھانے کے لیے چلی جاتے۔ مایا بھی ربیہ کی طرح مڈل کلاس گھرانے سے تھی، اس لیے اسے ربیہ کی کمپنی میں اچھے کھانے اور گفٹ بہت اچھے لگتے تھے۔ مایا ربیہ کو پیسے میں کلتا دے کر اکثر کہتی، یار تو بہت لکی ہے، میرے لیے بھی ڈھونڈنا شیری جیسا امیر اور خود برو لڑکا۔ مایا کی باتوں پر وہ مسکرا کر خاموش ہو جاتی۔ رکشی اور وقار صاحب بھی بیٹی کی زندگی سے بہت خوش تھا۔ اس بات سے انجام کو بیٹی خوش دکھتی ہے مگر خوش ہے نہیں۔ ربیہ نے بظاہر شیری سے پوچھ تاچھ بند کر دی تھی، مگر شوہر کا ایک خوبصورت بیوی سے یوں دور ہوتے جانا اس کے لیے سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ ربیہ ایک شوہر پرست بیوی تھی اور شیری سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی شیری کے اس بدلے ہوئے رویے کو بھول نہیں پاتی تھی۔ شہریار کبھی بزنس میٹنگ کے لیے دوسرے شہر چلا جاتا تو کبھی بیرون ملک چلا جاتا اور وہ تنہائی کی سولی پر لٹکتی رہی۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ ان کی شادی کو صرف 2 مہینے کی مدت میں کوئی اپنی بیوی سے بیزار ہو جائے۔ بہت اپنا نارمل سی بات تھی۔ مایا جیسی خوشگل سہیلی بھی ربیہ کے دکھ کو کم کرنا پائی۔ مایا کے ساتھ بھی وہ کبھی کھل کر اس سلسلے میں بات نہ کر پائی۔ وہ ہر وقت الجھی رہنے لگی۔ ایک دن ربیہ اپنی امی کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں ٹریفک جیم تھی اور اس بھوک لگنے لگی۔ اس نے ڈرائیور سے کسی ہوٹل کی طرف گاڑی موڑنے اور ڈرائیور بولا، باجی اس ایریا میں ایک ہی ہوٹل ہے اور اس کی شہرت بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ ربیہ نے کہا، کوئی بات نہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، لے چلو آ۔ ربیہ نے اندر جا کر آرڈر کیا اور ایک کونے میں لگی میز پر بیٹھ کے اچانک اس کے کانوں میں ایک مانوس آواز کے کیکیوں کی آواز پڑی اور اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی آواز بھی آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑک گئی اور اس نے غصے سے اپنی آنکھیں اور مٹھیاں بیچ لی، مگر جب اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اتنی دیر میں بیرا کانا لے کر آ گیا۔ اس وقت ربیہ کے علاوہ ہوٹل میں کوئی اور کسٹمر نہیں تھا۔ اس نے بیرے سے کہا، میں نے ابھی یہاں ایک جوڑے کی آوازیں سنی تھی، مگر جب پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بیرا بولا، میڈم یہاں زیادہ اوباش لوگ ہی آتے ہیں، وہ صاحب بھی ہر روز نئی گرل فرینڈز کے ساتھ آ کر روم میں ٹھہرتے ہیں۔ ربیہ کے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ ربیہ نے اسے 500 کا نوٹ ٹپ دے کر بیرے سے اس شخص کا نام پوچھا تو اس نے بتا دیا اور بتایا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ ابھی باہر نکلا ہے۔ ربیہ جھٹ سے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے شیری کو ایک لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ سارے راستے وہ گاڑی میں گم سم بیٹھی رہی، دماغ میں سوالات کی اندھیاں چلنے لگی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ ادھر ادھر ٹہلتی رہی، مگر اسے کسی پل سکون نہ آیا۔ وہ وہاں سے روتی دھوتی گھر کو چل پڑی۔ گاڑی نے ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ربیہ کا فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھا تو نیا نمبر تھا۔ اس نے اٹینڈ کر کے کان کے ساتھ لگایا تو دوسری جانب سے مردانہ آواز کانوں میں پڑی۔ وہ بولا، میڈم میرے پاس آپ کے شوہر کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ تصاویر ہے، آپ بتا دیں اخبار میں شائع کروا دوں یا آپ 1 لاکھ لے کر آ رہی ہے۔ وہ بہرحال شہریار سے شیری کے گھر آتے ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔
पहले तो वो साफ मुकर गए, फिर बोला मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करो, अपने काम से काम रखो, अगर ज़्यादा उखड़ दिखाने की कोशिश की तो तलाक देकर तुम्हारे वालिदैन के घर भेज दूंगा। रबिया ने माया को सारा किस्सा बताया तो इसने कहा कि तुम अपनी अम्मी से बात करो, मगर वो माँ बाप के दुखी नहीं करना चाहती थी। अभी तो शादी को 3 महीने भी नहीं हुए थे कि शेरी की असलियत खुलने लगी। कुछ दिनों के बाद वो माया को एयरपोर्ट मिलने गई, क्योंकि इसे दुबई में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। सहेली को अकेला देखकर माया ने शेरी का पूछा तो रबिया ने बताया कि वो 2 दिन से इस्लामाबाद बिजनेस मीटिंग के लिए गया है, अभी 2 दिन और रुकेगा। इधर माया को रुखसत करके जब वो गाड़ी में बैठने लगी तो इसकी नज़र एयरपोर्ट से निकलने वाली शेरी पर पड़ी। इसके साथ एक अल्ट्रा मूड लड़की भी थी। रबिया गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगी। जब शेरी इस लड़की के साथ कैब में बैठकर रवाना हो गया तो इसने ड्राइवर को गाड़ी कैब के पीछे रखने को बोला। कैब एक गेस्ट हाउस के सामने जाकर वो दोनों अंदर चले गए। रबिया को ड्राइवर ने रोका कि बीबी जी कोई फ़ायदा नहीं है, साहिब इस मर्ज में बहुत अरसे में मुब्तला है, वो आपके रुकने से नहीं रुकेंगे। रबिया ने रिसेप्शन पर जाकर पता किया तो इसे पता चला कि शहरियार के नाम 2 दिन के लिए कमरा नंबर 20 बुक है। रबिया ने इस आदमी को 1000 का नोट दिया और ऊपर चली गई। इसने दरवाजे पर नोक किया तो 2 मिनट बाद दरवाज़ा शेरी ने खोला। वो शराब के नशे में सिर्फ अंडरवियर पहने हुए थे। रबिया ने इसके पीछे देखा तो वो लड़की चादर जिस्म डांपने की कोशिश करने लगी। रबिया गुस्से में बरस पड़ी, तुम इतने बरकिरदार निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शहरियार भी भड़का और बोला तू यहाँ आई कैसी, मैं तुझे मना किया था कि मेरी टोह में मत रहना। और रबिया को एक थप्पड़ रसीद कर दिया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अगर तूने आइंदा मेरे पीछा किया या मेरे माँ बाप से शिकायत की कोशिश की तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। रबिया चलाई, गैर लड़कियों के साथ आए दिन हम बिस्तरी करो और मैं फिर भी चुप रहूं, आंखों से देख कर भी चुप रहूं, मैं सबको बताऊंगी कि तुम कितने बदकिरदार शख्स हो। वो वहाँ से रोती धोती घर को चल पड़ी। गाड़ी ने अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि रबिया का फ़ोन बजने लगा। नंबर देखा तो नया नंबर था, इसलिए अटेंड करके कान के साथ लगाया तो दूसरी जानिब से मर्दाना आवाज़ निकालने में पड़ी। वो बोला मैडम मेरे पास आपके शौहर की दूसरी लड़की के साथ तस्वीर है, आप बता दें अखबार पे शाया करवा दूँ या आप 1 लाख लेकर आ रही है। वो बहरहाल शहरियार से मोहब्बत करती थी और सारे ज़माने में इसे रिसवा होता हुआ नहीं देख सकती थी। इसने जज्बात में ये भी नहीं सोचा कि आखिर एक अजनबी को मेरा नंबर कैसे मिला, और वो भी इस मौके पर। इसने ड्राइवर से इस शख्स की बताई हुई जगह की तरफ जाने को कहा। जब वो न्यू गार्डन में पहुंची तो वो दोपहर का वक्त था और बाग में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। वो एक लम्हे को रुकी मगर फिर हिम्मत करके आगे बढ़ी। इसे एक दरख्त के नीचे एक आदमी खड़ा नज़र आया तो वो तेज़ी से इस तरफ जाने लगा। करीब पहुंची तो वो बहुत इंतज़ार करवाया है, मैडम आपने वो तंग कर बोली तस्वीरें किधर है। वो बोला मिल जाएंगी मैडम, इतनी क्या जल्दी है। वो कहते ही इसने रबिया को एक गत की तरह दबोच लिया और इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। रबिया को कोशिश के बावजूद भी ख़ुद को इस कवि हैकल मुर्द से चढ़ा नहीं पाई। इसने पागलों की बोसे लेने के बाद रबिया को पीछे दिखा दिया और इसे अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल पर भाग गया और वहाँ बैठकर अपने बुरे नसीब पर मातम करने लगी। आज इसकी शादी को पूरे 3 माह हो चुके थे। सारे रात और रोती रही और घर आकर भी इसके आंसू नहीं थे। वो बहुत तकलीफ में थी। इसे इस वक्त किसी अपने की बहुत ज़रूरत थी। इसने माया को रो रो कर सब कुछ बताया। वो इतनी दूर बैठकर सेलिया को तसलिया देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी। बहुत देर तक दोनों बातें करती रही। रबिया के फ़ोन रखती ही माया ने रबिया के माँ बाप को सारी कहानी बता दी। अफरा तफरी में वो दोनों बेटी को लेने रवाना हो गए। रबिया मोबाइल रख के फिर रोने बैठ गई। इतने में शहरियार रबिया को पुकारता हुआ कमरे में आ गया। इसके हाथ में एक लिफाफा था। इसने आते ही रबिया को शुरू कर दिया और बोला तुम एक बदचलन औरत है और इल्ज़ाम मुझ पे लगाती है। कमीनी तूने क्या समझा था कि मैं तेरी धमकी से डर जाऊंगा और तुझे खुद को बदनाम करने दूंगा। देख मेरे हाथों में तेरी बदचलनी का सबूत भी है। इसकी आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। वो रबिया को घसीटता हुआ सीढ़ियों की तरफ ले आया और इसे पकड़कर सीढ़ियों से धक्का दिया। रबिया का सरपरश पर इतनी ज़ोर से लगा कि वो हल भी ना पाई। सर का खून सारे फर्श पर पहने लगा। इतने में इसके माँ बाप भी आ गए। माँ दाढ़ी हुई बेटी की तरफ बढ़ी। वकार साहब भी बेटी की जानिब लब के
والدین کو دیکھ کر ربیہ نے آخری اچکلی لی۔ ماں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ جیسے ہی رشکی نظر شہریار پر پڑی وہ چلائی، گٹھیا کمینے، تو نے میرے بیٹی کی جان لے لی۔ شہریار بڑی نخوت سے بولا، یہ بدچلن عورت اسی قابل تھی، اور یہ کہہ کر تصاویر ربیہ کی لاش پر پھینک دی۔ جزاک اللہ۔